अब आपको खबरें दिखाएंगे विस्तार से। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सोनभद्र में जल जीवन मिशन के चल रहे खेल को दिखाने के बाद हड़कंप मच गया है। जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ 8 बजे बड़ी बैठक की जाएगी। 200 करोड़ की अमावर पेयजल योजना में बड़ा खेल हुआ। इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया। 64 ग्राम सभाओं में पेयजल आपूर्ति करने वाली योजना में अफसरों ने खेल किया है और 44 साल से अधूरे पड़े कन्हर डैम से जोड़ दी गई ये अमावर पेयजल योजना। अब इस पूरी खबर में हम आपको बता रहे हैं कि क्या अपडेट है। इसको लेकर के एक बड़ी बैठक की जाएगी। इस खबर को दिखाने के बाद दबाव बना और दबाव बनने के बाद अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे है। तो जल जीवन मिशन के अधिकारियों के साथ 8 बजे बड़ी बैठक होगी। ये बड़ी अपडेट हम इस बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। तो न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, बताया कि कहां कमी है और किस तरह से यहां पर गड़बड़ी की गई, किस तरह से अधिकारियों ने बिना कोई रिसर्च के पाइप बिछा दी गई। मनीष पांडे हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर बने हुए हैं। मनीष पांडे, हमने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ दिखाया, एक एक बिंदु पर हमने विस्तार से चर्चा की और उसके बाद इस पूरी खबर का असर हुआ है। एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है। क्या इस बैठक के बारे में आपके पास जानकारी? देखिए, जाहिर तौर से जब ये खबर चली है तो कहीं ना कहीं उसका असर होना ही था, क्योंकि सीधे सीधे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से जो सरकारी धन है उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है। और कहीं ना कहीं जब ये खबर पहुंची है, चली है, तो खबर के बाद जो जल जीवन मिशन के अफसर हैं वो भी हरकत में आए हैं और मामला जल शक्ति मंत्री के पास भी पहुंचा है। हालांकि हमने अपनी खबर में उन पर भी सवाल उठाए थे कि वो लगातार समीक्षाएं करते हैं, लेकिन समीक्षाओं में उनको इस तरह की कमियां क्यों नहीं दिखाई देती हैं। तो जाहिर तौर पर जब ये खबर उठी है, जब ये सवाल उठा है, ये मसला मंत्री के पास पहुंचा है, तो आनन फानन में जो जल जीवन मिशन के अफसर हैं उनके साथ मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने जा रहे हैं। अब इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐसे वक्त पे हो रही है जो गोला गोकर्णनाथ है वहां पर उपचुनाव होने हैं। मंत्री जी वहां चुनाव प्रचार करने गए थे, उनके तमाम तय कार्यक्रम थे। तय कार्यक्रम के अलावा एकाएक उन्हें ये बैठक बुलानी पड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो आप इस खबर की अहमियत समझिए कि कितना बड़ा असर हुआ है। और जाहिर तौर पर अभी बहुत सारे ऐसे खेल जल जीवन मिशन के हैं जो दिखाने बाकी हैं कि अब तक किस तरीके से तमाम जो खेल जल जीवन मिशन के पैसे का कर रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि सरकार जो दावे करती है कि वो 18 से 20 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे बिजली दे रही है, लेकिन 1,000 केवीए के जेनसेट जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट पर खरीदे गए हैं जो एक एक घंटे में 170 से 180 लीटर डीजल खाते हैं। तो बहुत जबरदस्त खेल चल रहा है जल जीवन मिशन में। एक एक परत दर परत हम पूरी कहानी दिखाते जाएंगे, लेकिन फिलहाल आज जो सोनभद्र की हमने परियोजना के बारे में जो खुलासा किया, जो खेल का खुलासा किया, वो कहीं ना कहीं संज्ञान उसका लिया गया है और अब अफसरों के साथ इस पर बातचीत होगी। बातचीत के बाद देखिए आगे निकल के क्या आता है। मनीष पांडे, क्या संभव ये भी है कि आगे आने वाले वक्त में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे? क्योंकि पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन जिस लेवल पर काम होना चाहिए उस लेवल पर काम तो नहीं हो रहा। देखिए, जरूर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, अभी कुछ दिन पहले ही समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने कड़े निर्देश भी जारी किए थे कि कहीं भी किस तरीके से, चूंकि ये काम इंसान से के जीवन से जुड़ी हुई ये योजना है, प्रधानमंत्री जी की योजना है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट एक तरह से कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम ग्रामीण इलाकों में पेयजल की आपूर्ति बहाल करना, स्वच्छ पेयजल सप्लाई करना, ये एक योजना है। तो मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए थे, लेकिन वास्तव में अगर इस तरह की तमाम चीजें सामने आती रही तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को भी इस मामले में उतरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है और किसी एक आदमी पे उंगली उठाना आसान नहीं है। एक पूरा सिंडिकेट है जो पूरे खेल को अंजाम दे रहा है। फिलहाल पहली खबर हमने जल जीवन मिशन की दिखाई है, उसका असर ये हुआ है कि मुख्यमंत्री को तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलानी पड़ गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ गई। तो अंदाजा लगाइए कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, ये प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण है, ये परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और तभी हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं क्योंकि पूरा विषय महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पांडे, तमाम इस जानकारी के लिए, बातचीत के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव 3 नवंबर को होना है।
बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर अपनी ताकत पूरी झोंक दी है। इसके लिए 31 अक्टूबर को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव रैली को संबोधित करेंगे। सितंबर में भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। मृतक विधायक के बेटे अमन गिरी अब भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस और बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है। भाजपा ने उपचुनावों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा रैलियां की हैं, जिसमें भगवा पार्टी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी ने यहां कुछ हाई प्रोफाइल मंत्रियों को चुनाव प्रचार में लगाया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार, बलदेव सिंह औलख लगातार यहां पर चुनावी सभाएं कर वोट मांग रहे हैं। नवनियुक्त यूपी भाजपा प्रमुख भूपेंद्र चौधरी और राज्य महासचिव संगठन धर्मपाल सिंह के पदभार संभालने के बाद यहां पर ये पहला चुनावी मुकाबला होगा, एक बड़ा टेस्ट होगा। इन दोनों के आने से क्या प्रभाव पड़ता है और इस सीट को क्या बीजेपी दोबारा से जीत पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। तो 31 अक्टूबर को शाम 4:30 बजे सीएम योगी का नोएडा का दौरा रहने वाला है और 31 अक्टूबर को सीएम योगी डाटा सेंटर की शुरुआत करेंगे, यानी कि उद्घाटन उसका करेंगे और गंगा जल परियोजना का भी सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 5 में ये अत्याधुनिक डाटा सेंटर बना है। हीरा नंदानी ग्रुप की ओर से यह अत्याधुनिक डाटा सेंटर बनाया गया है। 3 लाख वर्ग फीट में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से यह प्रोजेक्ट बना हुआ है। 1 नवंबर को इंडिया वाटर वीक के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन करेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत भी करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू का औचक निरीक्षण किया और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। जन स्वास्थ्य सेवाओं का डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया, जायजा लिया, मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की, हालचाल जाना, समस्याओं के निस्तारण के लिए अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए। तो केजीएमयू में एकाएक जब ब्रजेश पाठक पहुंचे तो हड़कंप मच गया। जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी उसको लेकर के सवाल ब्रजेश पाठक ने पूछा कि इतना बड़ा अस्पताल जिसका नाम उत्तर प्रदेश में है अच्छा खासा, वहां पर अगर तीमारदारों को किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो क्यों हो रही है, सवाल पूछा गया और जवाब भी मांगा गया है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक एक तीमारदार जो वहां पर पहुंचा, कोशिश की गई उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की ओर से कि सभी से बात की जाए, उनकी समस्या जानी जाए। साथ के साथ जो अधिकारी उनके साथ मौजूद थे उनको दिशा निर्देश दिए गए कि जो समस्याएं आ रही हैं केजीएमयू अस्पताल में, उन समस्याओं को दूर किया जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाए ताकि किसी की भी शिकायत अधूरी न रह जाए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई हुई। डॉलीबाग में 12 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया। अफजाल की लखनऊ स्थित अचल संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर से सांसद है अफजाल अंसारी और गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी पर कार्रवाई की गई है। गाजीपुर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। गाजीपुर जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और पुलिस डिपार्टमेंट का यह कहना है कि अभी तक अफजाल अंसारी की 75 करोड़ रुपए की संपत्ति पर उत्तर प्रदेश ने कब्जा कर लिया है, कुर्क कर लिया है संपत्ति को और आगे भी जो अवैध संपत्ति होगी उन्हें भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की संपत्तियों पर एक बार फिर से पुलिस का हंटर चलता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस समय डालीबाग इलाके में मौजूद हूँ। ये जो अफजाल अंसारी की पत्नी है फरहत अंसारी, उनके नाम पर ये 21/14B डालीबाग 7 तिलक मार्ग लखनऊ ये बंगला है। इसकी कुर्की की कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं पहुंचे हैं, अंदर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। लगातार देखा गया कि बसपा से जो सांसद है अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के भाई हैं, लखनऊ समेत अलग अलग जगहों पर इनके संपत्तियों पर जो है कुर्की की कार्रवाई कहीं पर हो रही तो कहीं पर बुलडोजर चलाकर उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ अगर हम इस कोठी की बात करें तो करीब 12.5 करोड़ रुपए संपत्ति, इस कोठी की संपत्ति की कीमत बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।
खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय हेरोइन तस्करों से 1 किलो 50 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से 2,07,000 रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सीओ सिटी गौरव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी सदर कोतवाली क्षेत्र के सुखदेवपुर चौराहे से की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद कुमार दागी झारखंड का रहने वाला है, जबकि मंटू चौहान और हरिशंकर मिश्र बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। प्रयागराज से अगली खबर आपको बता दें, अतीक अहमद की पत्नी ने गुहार लगाई है। शाइस्ता परवान ने सीएम योगी से मिलने की गुहार लगाई है। शाइस्ता परवान कह रही हैं कि सीएम योगी मुलाकात का समय दे दे, क्योंकि उन्हें शिकायत है कि उनके बच्चे बेगुनाह हैं और इसलिए वो सीएम योगी से मिलना चाहती हैं। कहा गया है कि मेरे बेटे के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है और इसी के साथ साथ उन्होंने मौजूदा आईजी और एडीजी पर गंभीर आरोप लगाया। अपने बच्चों को बेगुनाह बताते हुए सीएम योगी से गुहार लगाई गई है और मेरे बेटों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने की जो तैयारी चल रही है उसके लिए वो सीएम योगी से बात करना चाहती है। अब बुलंदशहर से अगली खबर आपको बता दें, अस्पताल स्टाफ की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। अस्पताल स्टाफ और मेडिकल संचालक ने युवक की जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। दवा वापस करने के लिए मेडिकल स्टोर पर युवक आया था और दवा वापस करने को लेकर के मेडिकल संचालक और युवक के बीच कहासुनी हुई। कोतवाली नगर क्षेत्र के डीएम रोड स्थित विजय सिरोही अस्पताल का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में बुधवार की शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई राहुल वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 24 घंटे के अंदर इस घटना के खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है। पकड़े गए अभियुक्तों में सागर यादव, अंकित यादव, मोनू यादव, संजीवन यादव और राजन यादव शामिल है, जो जिला मुख्यालय के रामनगर के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार विसर्जन के दिन शराब पीकर ये लोग डांस कर रहे थे, तभी मृतक राहुल वर्मा से मोनू यादव से आपसी कहासुनी को लेकर के हाथापाई हो गई। शराब के नशे में चूर मोनू यादव के दोस्त सागर यादव के बेटे ने राहुल को चाकू मार दिया। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। की शाम मूर्ति विसर्जन के दौरान राहुल वर्मा को चाकुओं से मारकर हत्या कर दी। हालांकि वो मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस पूरे मामले में 5 लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद जी। सर, राहुल वर्मा के नाम युवक का हत्या हो गया था, सर बड़ी चुनौती थी, 24 घंटे में सर सफलता मिली है, क्या कहेंगे? इसमें 26/27 की रात्रि को लगभग रात को 1 बजे जब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था, तो उस बीच अज्ञात व्यक्ति द्वारा राहुल वर्मा को चाकू मार दिया गया था, जिसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और ये एक चुनौतीपूर्ण केस था, क्योंकि उस समय मौके पे भारी संख्या में लोग थे। उस स्पॉट पे ही लगभग 400 से 500 लोग होंगे, जिसके बीच में कौन हत्यारा है उसको ढूंढना मुश्किल था। फिर भी हमारी जो एसओजी और सर्विलांस टीम ने और थाना सिद्धार्थनगर की टीम ने मिलकर इसमें सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है सागर यादव, और इसने जब वहाँ पे गाने चल रहे थे तो ये लोग उसमें डांस कर रहे थे। इन लोगों ने शराब भी पी हुई थी। इस बीच में जो मृतक है इनसे इसका वाद विवाद हो गया और ज़्यादा समय भी नहीं बीता होगा, उसमें इसके पास चाकू था, उसने उसको वो पेट मार के वहाँ से भाग गया। इसके मौके पे इसके 4 साथी और थे, जिन्हें भी गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम अंकित, मोनू, संजीवन और राजन यादव है। ये लोग इसके साथ थे मौके पे और बाद में इसकी जब हत्या हो गई तो इसकी भागने में मदद की। इसको सूचना भी दी है कि इस लड़के की मृत्यु हो चुकी है और ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। तो इन सबको सराहनीय कार्य करते हुए टीम ने इन सभी को गिरफ्तार किया गया है और आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या सारे लोग नशे में थे या कुछ और? ये लोग सभी लोग शराब पिए हुए थे और नशे में थे और ये पीते हुए डांस कर रहे थे। उसमें जो मृतक है इनका वाद विवाद हो गया और तुरंत ही इन्होंने उस पर चाकू से वार किया। तो ये थे एसपी अमित कुमार आनंद, जिन्होंने बताया कि राहुल वर्मा
मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया और उनको 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। बुधवार लखनऊ में बीते दिनों हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। यहां पर बताया जा रहा है कि मर्चेंट नेवी के पूर्व कर्मचारी नंदलाल तिवारी की हत्या का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस के मामले का खुलासा पुलिस ने करते हुए बताया कि मृतक के रिश्तेदार, नाती और साथियों के संग मिलकर हत्या को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पूरे मामले पर नाती सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया, जिसके कारण मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा के धनकौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक सलोन कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यहां पर बताया जा रहा है कि तिलहर के पूर्व विधायक रोशनलाल वर्मा की बहू ने परिवार रजिस्टर में छेड़छाड़ करने का विधायक सलोना कुशवाहा पर आरोप लगाया था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर निगोई थाने में भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। हाथरस में गोवर्धन मेले में जमकर हुई मारपीट के कारण मेले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दुकान पर सामान खरीदने को लेकर पैसे के लेन देन में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए और मेले में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।